गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में 15वें ग्रुप के बारे में बातें कर रहे हैं। 15th ग्रुप में तो 15th ग्रुप में नाइट्रोजन के बारे में देख लिए थे। अब फास्फोरस के बारे में आपको देखना है। फास्फोरस के बारे में सबसे पहले हम लोग एलोट्रॉप्स के बारे में बातें करेंगे। एलोट्रॉप्स जानते होंगे, अपर रूप, नाम सुने होंगे 10th क्लास में। अपर रूप जैसे कार्बन के दो अपर रूप नाम सुने होंगे, एक हीरा और दूसरा ग्रेफाइट। अपर रूप होता क्या है? एक ही एलिमेंट का एक से ज्यादा रूपों में पाया जाना ही अपर रूप कहलाता है। खासियत क्या होता है कि उनके भौतिक गुण बराबर मतलब डिफरेंट होते हैं। भौतिक गुण डिफरेंट हो, रूप अलग अलग हो, लेकिन एलिमेंट एक ही हो। तो एक ही एलिमेंट जब एक से ज्यादा रूपों में पाया जाता है, उसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो उसी तरह की घटना को, उसी अवस्था को हम लोग अपर रूप का संज्ञा देते हैं। अपर रूप को अंग्रेजी में कहते हैं एलोट्रॉप्स। जैसे देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है एलोट्रॉप्स अपर रूप। डेफिनेशन को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि सेम एलिमेंट्स, यानी एक ही प्रकार के एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, जिसके अलग अलग रूप हो। सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, यानी एक ही एलिमेंट के यदि फॉर्म अलग हो, रूप अलग हो, एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके भौतिक गुण भी अलग हो, आर नॉन एज एलोट्रॉप्स, वह एलोट्रॉप के नाम से जाने जाते हैं। यानी एक ही प्रकार के एलिमेंट सेम होगा, लेकिन उसके भौतिक गुण अलग अलग होंगे, साथ में उसके रूप अलग अलग होंगे। यानी एक ही एलिमेंट जब एक से ज्यादा रूपों में पाया जाता है, साथ में उनके भौतिक गुण भी अलग होते हैं, तो वही कहलाता है हमारा अपर रूप। जैसे देख लीजिए, सेम एलिमेंट, एक ही तत्व, हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स, जिसके रूप अलग अलग होते हैं, एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, आर नॉन एज एलोट्रॉप्स, वह एलोट्रॉप के नाम से जाने जाते हैं। जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस के बारे में बात करना है, फास्फोरस के अपरूप के बारे में आपको बात करना है, तो फास्फोरस के 3 अपरूप होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक व्हाइट फास्फोरस पहला है, और दूसरा है रेड फास्फोरस, और तीसरा है ब्लैक फास्फोरस। फास्फोरस के कितने अपरूप? 3 अपरूप होते हैं। एक का नाम व्हाइट फास्फोरस, दूसरे का नाम रेड फास्फोरस, और तीसरे का नाम ब्लैक फास्फोरस। और ये जो ब्लैक फास्फोरस होते हैं ना, ये ब्लैक फास्फोरस 2 रूपों में पाए जाते हैं। एक का नाम होता है अल्फा ब्लैक फास्फोरस, और दूसरे का नाम होता है बीटा ब्लैक फास्फोरस। यानी एक ही एलिमेंट जब एक से ज्यादा रूपों में पाया जाता है, उसके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, तो वही अवस्था उसका अपर रूप कहलाता है। और फास्फोरस के कितने अपरूप? 3 अपरूप होते हैं। एक का नाम व्हाइट फास्फोरस, दूसरे का नाम रेड फास्फोरस, और तीसरे का नाम ब्लैक फास्फोरस। और ये जो ब्लैक फास्फोरस होते हैं ना, वो ब्लैक फास्फोरस 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम रखा गया अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। यानी पूरा नाम क्या होगा? अल्फा ब्लैक फास्फोरस और बीटा ब्लैक फास्फोरस। 2 फास्फोरस हो गए ब्लैक में। इससे आगे हम लोग फिर से चलते हैं। ये देखिए, व्हाइट फास्फोरस के बारे में अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है P4। ये P4 के अगर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो आप फास्फोरस के बारे में जानते हैं। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सेल वाइज 2 8 5, यानी बाहरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, तीसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया, तो एक इसके पास लोन पेयर है। अब देखिए, एक सिग्मा इधर गया, एक बॉन्ड इधर गया, तो एक सिग्मा आपका ये हो गया, दूसरा सिग्मा आपका ये हो गया, और मान लीजिए तीसरा सिग्मा ये हो गया। 3 हो गया। अच्छा, 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और जैसे ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो आपको याद है sp3 का शेप टेट्राहेड्रल, और sp3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड, यानी 109 डिग्री। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप गौर से देखिए कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। और ट्रायंगल देखिए कैसा ट्रायंगल है? तो पी से पी, पी से पी, पी से पी, यानी कैसा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि सभी में फास्फोरस से फास्फोरस, फास्फोरस से फास्फोरस के बीच का बॉन्ड है। तो सभी में एटम बराबर, तो सबका बॉन्ड लेंथ होगा बराबर, और सारे भुजा अगर बराबर तो सारे एंगल होंगे बराबर, यानी समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी उसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अब बताइए, ये sp3 है तो मांग रहा है 109 डिग्री, और दे रहा है इसको 60 डिग्री, यानी लगभग 49.5 डिग्री का स्ट्रेन है।
और इसी कारण से हमने क्या लाइन लिखा है कि वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, इसके एंगल में तनाव काफी ज्यादा होता है। यह अकेला मॉलिक्यूल के रूप में रहता है लेकिन काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और काफी कम स्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए लिखा है वेरी लेस स्टेबल। और इसका लहसुन के जैसा इसका सुगंध होता है, और यह पानी में तो घुलनशील होता है लेकिन पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में सॉल्युबल होता है और काफी ज्यादा विषैला होता है। और मोम जैसा सॉलिड होता है जो व्हाइट दिखता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो ये व्हाइट फास्फोरस के कैरेक्टर के बारे में बात मैंने किया कि व्हाइट फास्फोरस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, एंगल चाहिए 109 डिग्री लेकिन मिल रहा है प्रैक्टिकली अभी 60 डिग्री, जिस कारण से इसके अंदर में एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा है। सिंगल यूनिट के रूप में है लेकिन हाईली रिएक्टिव है क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा है, वेरी लेस स्टेबल है, स्मेल इसका गार्लिक जैसा है, और ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता है और काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। और वैक्सी सॉलिड, चूहे की दवाई में इस फास्फोरस का पहले इस्तेमाल किया जाता था, और व्हाइट वैक्सी सॉलिड होता है, मोम जैसा सॉलिड होता है। चलिए इससे आगे की बातों को हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। ये अगला है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस क्या होता है? जो व्हाइट फास्फोरस है ना, आप गौर से देखिए, व्हाइट फास्फोरस है ना, ये व्हाइट फास्फोरस क्या किया, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको ऐसा वाला, ये रेड कलर का बॉन्ड, ये रेड कलर का बॉन्ड, इसी बॉन्ड को तोड़ दिया, और ऐसा ही P4 का दूसरा मॉलिक्यूल है, वैसा ही तीसरा मॉलिक्यूल है, वैसा ही चौथा मॉलिक्यूल है। ऐसे P4 के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और उन बहुत सारे मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ा जाएगा इस PP बॉन्ड को तोड़ तोड़ के, PP बॉन्ड को तोड़ तोड़ के, और बड़ा सा पॉलीमेरिक चेन बनेगा। तो एंगल स्ट्रेंथ पहले के तुलना में थोड़ा सा कम होगा। तो ये व्हाइट फास्फोरस से बनेगा क्या चीज? रेड फास्फोरस। ये रेड फास्फोरस पॉलीमेरिक चेन होता है। व्हाइट फास्फोरस से ही एंगल को, ये बॉन्ड को ब्रेक करके हम आगे बड़ा सा पॉलीमेरिक चेन बनाया, उसी का नाम रखा हमने रेड फास्फोरस। ये कैसा होता है? कलरलेस होता है और साथ में पॉइजनस नहीं होता है। और व्हाइट फास्फोरस में एंगल स्ट्रेन में क्या था? ऐसे भी एंगल स्ट्रेन था, ऐसे भी एंगल स्ट्रेन था, लेकिन इसमें ये वाला एंगल स्ट्रेन नहीं है। ये जो एंगल स्ट्रेन है ये टूट चुका है, तो इस कारण से एंगल स्ट्रेन नहीं होता है। तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होता है व्हाइट फास्फोरस के तुलना में। वाटर में इंसॉल्युबल होता है, साथ में कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसॉल्युबल होता है। तो आप ही बताइए, अगर व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस दोनों को दिया जाए डिफरेंट करने के लिए, डिफरेंस लाने के लिए, तो आराम से आप सॉल्वेंट के माध्यम से आप डिफरेंस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट और रेड दोनों को आप कार्बन डाइसल्फाइड में डालोगे तो कार्बन डाइसल्फाइड में वो घुल जाएगा, व्हाइट फास्फोरस घुल जाएगा, लेकिन रेड फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। तो जो कार्बन डाइसल्फाइड में घुल गया इसका मतलब व्हाइट फास्फोरस है, और जो कार्बन डाइसल्फाइड में नहीं घुला इसका मतलब रेड फास्फोरस है। और सिमिलरिटी में क्या है कि पानी में दोनों का दोनों इंसॉल्युबल होता है। तो ये आपका रेड फास्फोरस का जानकारी था। इसके बाद हम लोग फिर से बातें करेंगे किसके बारे में? ब्लैक फास्फोरस के बारे में। ब्लैक फास्फोरस देख लीजिए। अब थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि व्हाइट फास्फोरस को अगर 573 केल्विन पे हीट किया जाए तो रेड फास्फोरस बनता है, और उसी व्हाइट फास्फोरस को अगर 573 में 100 घटा दिया जाए तो 473 पे अगर हीट किया जाए तो बीटा ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। और अगर रेड फास्फोरस को 873 केल्विन पे हीट किया जाए तो अल्फा ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है, अल्फा ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। ये आपका जानकारी है कि ब्लैक फास्फोरस किससे बनता है। तो ब्लैक फास्फोरस आप जानते हैं कि दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। रेड फास्फोरस को स्ट्रांगली हीटिंग करने पे अल्फा ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है, और व्हाइट फास्फोरस को 473 केल्विन पे हीट करने पे बीटा ब्लैक फास्फोरस का फॉर्मेशन होता है। ये आपका फास्फोरस का जानकारी था। इससे आगे देखें, ये फॉस्फीन PS3 को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फीन बोलते हैं। फॉस्फीन अगर प्राप्त करने का, प्रिपरेशन का अगर मेथड है तो कैल्शियम फॉस्फाइड है, इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड। और कैल्शियम फॉस्फाइड को जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, पानी से रिएक्शन किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसका निर्माण होता है? इस PS3 का क्या नाम है? फॉस्फीन नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में फॉस्फीन का फॉर्मेशन हुआ।
यह फॉस्फेन कैसा होता है? कलरलेस गैस होता है। फॉस्फेन कैसा होता है? अंडरलाइन करेंगे इस लाइन को, कलरलेस गैस होता है। कलरलेस गैस, रंगहीन गैस होता है। साथ में रोटन फिश स्मेल, सड़े हुए मछली का दुर्गंध देता है और काफी ज्यादा जहरीला होता है, विषैला होता है, हाईली पॉइजनस होता है। यह काफी ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। इट एक्सप्लोड्स या विस्फोट कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में ये विस्फोट कर जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे आप नाइट्रिक एसिड ले लीजिए, क्लोरीन ले लीजिए, या फिर ब्रोमीन का वेपर ले लीजिए। यह पानी में पार्सली सोल्यूबल होता है, थोड़ा थोड़ा घुलनशील होता है पानी में थोड़ा मात्रा में ये घुलता है। इट इज पार्सली सोल्यूबल इन वाटर। ये सब कैरेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा। ब्लॉक का कैरेक्टर हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। कैल्शियम फॉस्फाइड को जब पानी से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में फॉस्फीन का निर्माण होता है। यह फॉस्फीन जो होता है ना, वो कैसा होता है? कलरलेस गैस होता है। साथ में सड़े हुए मछली का दुर्गंध देता है और काफी ज्यादा विषैला होता है। जब इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में रखा जाता है ना, तो एक्सप्लोड कर जाता है, विस्फोट कर जाता है। और यह स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में पार्शली सॉल्युबल होता है, थोड़ा सा घुलनशील होता है। इसके बाद फॉस्फीन के बारे में बात किया जाए तो फॉस्फीन का नेचर अगर आप देखें तो फॉस्फीन का स्ट्रक्चर ये है ना, PS3। और आप जानते हैं कि फास्फोरस के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर बन गया। और लोन पेयर कहने का मतलब ये लोन पेयर देने वाला बनेगा, और लोन पेयर देने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? लेविस बेस कहते हैं। यानी फॉस्फीन जो होता है ना, जैसे NH3 NHHH NH3 होता है बेसिक नेचर का, उसी प्रकार से PS3 भी कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। तो फॉस्फीन वीकली बेसिक होता है लाइक अमोनिया। तो PS3SBr से रिएक्शन करके PH4Br बनाता है। इसका नाम होता है फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। फॉस्फोनियम ब्रोमाइड। अब फास्फोरस के हैलाइड की अगर जिक्र किया जाए तो फास्फोरस के हैलाइड, फास्फोरस 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। एक का नाम रखा गया फास्फोरस ट्राइहैलाइड PX3 और दूसरा होता है फास्फोरस पेंटाहैलाइड PX5। एक्स यहां पे हैलोजन होता है, एक्स के जगह पे आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। जब फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को क्लोरीन लिमिटेड मात्रा में लिया जाए, लिमिटेड क्लोरीन से रिएक्शन कराया जाता है, तो PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का निर्माण होता है। इस PCl3 का क्या नाम पड़ेगा? फास्फोरस ट्राई क्लोराइड इसे आप बोलते हैं। इसे कहा जाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। ऐसे अगला देखिए, PCl3 कैसा होता है? कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, ऑयली लिक्विड होता है, कैलिया लिक्विड होता है, और कैन रिएक्शन मॉइस्चर, और मॉइस्चर में यानी नमी में यानी पानी के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। PCl3 अगर H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? H3PO3 बनाएगा और साथ में 3 मोल HCl निकाल देगा। H3PO3 का क्या नाम होता है? फास्फोरस एसिड। PCl3 के बारे में अगर बात किया जाए तो फास्फोरस से 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, और फास्फोरस के बारे में तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्ड बनाने में खर्च हुआ और एक इसके पास लोन पेयर बच गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर, तो 3 तो कितना हो गया? 5। इसके शिप का नाम रखा गया ट्रायंगुलर पिरामिडल शिप। 5 में आप ट्रायंगुलर पिरामिडल, सॉरी 3 है तो ट्रायंगुलर पिरामिडल। और हाइब्रिडेशन क्या होगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। आपको याद होगा ना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। और यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितनी बार है? 3 बार। और एक क्या है? लोन पेयर। तो 3 और 1 कितना होगा? 4, 4 का मतलब sp3। और चूंकि 3 सिग्मा और एक लोन पेयर है, इसलिए शिप का नाम रखा गया ट्रायंगुलर पिरामिडल शिप। इसके शिप का नाम है ट्रायंगुलर पिरामिडल शिप। अब देखिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दूसरा जो हैलाइड होता है, फास्फोरस पेंटाहैलाइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 बोलते हैं। तो ये P4 और व्हाइट फास्फोरस को जब अगर एक्सेस लिमिटेड में डाले थे तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना था, और एक्सेस में डालेंगे तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का निर्माण होगा। PCl5 कैसा होता है? तो येलो, पीला कलर का येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, एंड इट कैन हाइड्रोलाइज, और ये पानी से रिएक्शन भी कर सकता है। तो अगर PCl5 पानी से रिएक्शन करेगा तो पहले क्या बनाएगा? PuCl3 और साथ में 2 HCl। और यही जो PuCl3 है, यह पुनः पानी से रिएक्शन करके H3PO4 का निर्माण करेगा।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के बारे में देख लीजिए। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कब बनता है? जब व्हाइट फास्फोरस को एक्सेस क्लोरीन से रिएक्शन कराया जाता है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 का निर्माण होता है। और ये PCl5 येलोइश व्हाइट पाउडर होता है और यह हाइड्रोलाइज कर सकता है, मतलब पानी से रिएक्शन करेगा। और PCl5 जब पानी से रिएक्शन करता है तो PCl5 का निर्माण करता है और 2HCl का निर्माण करता है। और ये जब PCl5 पानी से रिएक्शन करेगा तो PuCl3 बनता है और वो PuCl3 पुनः पानी से रिएक्शन करके किसका? H3PO4 का निर्माण करता है। PCl5 को अगर हीट किया जाए ना तो हीट करने के बाद किसका निर्माण होता है? PCl3 का निर्माण होता है और क्लोरीन का निर्माण होता है। PCl5 है, इसके 3 बॉन्ड पंखे के ब्लेड की तरह, एक क्लोरीन, ये क्लोरीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, ये क्लोरीन नंबर 3। इस तीनों क्लोरीन को हम लोग कहते हैं इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। और ये जो एक अप जा रहा है और दूसरा घप जा रहा है, एक अप और दूसरा डाउन जा रहा है, इस ऊपर और नीचे वाले को कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड। तो 3 है इक्वाटोरियल। इक्वाटोरियल कहने का मतलब, मान लीजिए एक पंखा आप देख लीजिए अपने सर के ऊपर में जो सीलिंग फैन लगा हुआ है, उसके 3 ब्लेड जो है ना वो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स है। क्लोरीन पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों इक्वाटोरियल बॉन्ड्स है। और 2 क्लोरीन जो है, एक ऊपर जा रहा है हंडी कंडी से जो लगा हुआ है और एक क्लोरीन उसी के सीधे नीचे आ जाएगा जमीन तक। इसमें फास्फोरस के बारे में अगर बात किया जाए ना तो कितने सिग्मा बॉन्ड है तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है और पांचों का पांचों शेप बना रहा है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड जब होते हैं ना तो इसका शेप का नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप। एक्सियल बॉन्ड, इसमें देखिए सारे में क्या होता है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है। आप क्लोरीन के बारे में जानते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2 8 7 होता है। तो एक बॉन्ड बनाए क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जैसे क्लोरीन है एक बॉन्ड बनाया तो 8 हो गया। लेकिन इस क्लोरीन के पास लोन पेयर है, सारे क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये 3 क्लोरीन इस ऊपर वाले से और नीचे वाले से नफरत कर रहा है। इसी कारण से ये बॉन्ड क्या होता है ना, ऊपर चला जाता है, थोड़ा लमड़ जाता है, और ये बॉन्ड थोड़ा सा नीचे आ जाता है, थोड़ा लमड़ जाता है। इस कारण से ये तीनों क्लोरीन का बॉन्ड का लंबाई बराबर रहता है और ऊपर और नीचे वाले क्लोरीन का बॉन्ड का लंबाई भी बराबर होता है। लेकिन चूंकि ये तीनों क्लोरीन मिलकर के प्लेन के ऊपर वाले क्लोरीन को धक्का दिया, जिसके कारण ये क्लोरीन ऊपर चला गया, और प्लेन के तीनों क्लोरीन को लेकर के नीचे वाले क्लोरीन को धक्का दिया, जिस कारण से ये क्लोरीन नीचे आ गया और ये क्लोरीन लमड़ जाएगा, ये क्लोरीन लमड़ जाएगा, लेकिन ये तीनों बॉन्ड बराबर रहेगा। तो ये तीनों आपस में बराबर और ये ऊपर और नीचे वाला भी आपस में बराबर, लेकिन ऊपर और नीचे वाले का लंबाई थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा और ये तीनों क्लोरीन जो प्लेन में है उसका लंबाई थोड़ा छोटा होगा। इसलिए हमने लाइन क्या लिखा है, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। एक्सियल जो 2 बॉन्ड है, एक नीचे और एक ऊपर, ये दोनों बॉन्ड लंबे होते हैं देन इक्वाटोरियल बॉन्ड्स इस प्लेन वाले बॉन्ड के तुलना में। PCl5, ये जो भी PCl5 है आप देख लीजिए यहां पे लिखा हुआ है कि PCl5 गैसेस या लिक्विड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है, लिक्विड या गैसेस स्टेट में। लेकिन यही PCl5 अगर सॉलिड स्टेट की बात किया जाए तो सॉलिड स्टेट में PCl5 2 रूपों में पाए जाते हैं, एक PCl4 प्लस और दूसरा PCl6 माइनस। ये प्लस माइनस आयनिक इंटरेक्शन में रहते हैं। देखिए इसके अंदर में कोवलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर में कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन प्लस और माइनस के बीच में आयनिक इंटरेक्शन है। तो PCl4 प्लस जो है ना उसका शेप टेट्राहेड्रल है और PCl6 माइनस का शेप जो है ना वो ऑक्टाहेड्रल है। ऐसे PCl4 के बारे में अगर बात किया जाए तो PCl PCl PCl, ये देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 होगा, टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड होगा। और इसमें PCl6 माइनस है तो क्या करेंगे, P से 6 क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन रहेगा प्लेन में, 4 क्लोरीन प्लेन में है और एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। तो एक क्लोरीन ऊपर चला गया और एक क्लोरीन नीचे चला गया, सारे एंगल इसके 90 डिग्री होंगे। ये PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर, और इसी पे फास्फोरस पे माइनस डालेंगे और इस फास्फोरस पे प्लस डालेंगे। अब देखिए PCl5 सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं 2 रूपों में, एक टेट्राहेड्रल में जो कि PCl4 प्लस कैटाइन के रूप में रहता है और एक PCl6 माइनस एनाइन के रूप में रहता है, जिसका शेप का नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। आप जानते होंगे ना, जब 6 बॉन्ड हो सिग्मा तो शेप का नाम स्क्वायर बाइपिरामिडल या इसी का नाम ऑक्टाहेड्रल होता है। सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं और sp3 इसका एब्रेशन होगा, शेप टेट्राहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 7 सेकंड होगा। ये PCl5 का कहानी है। अगला देखिए ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का ऑक्सो एसिड्स, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अभी तक जो भी पढ़ा है उन्होंने सारे में बोर्ड के लिए, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस यही पेज, अगला पेज इंपॉर्टेंट नहीं है। H3PO4 सब में देखिए एक बार P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो, सब में रहता है। H3PO4 का स्ट्रक्चर है, इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और बेसिसिटी के बारे में बात किया जाए तो जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वह बेसिसिटी देगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना है 3। यहाँ पे देखा जाए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा 4। इसमें देखिए तो H3PO3, इसमें एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा 2। H3PO4 का नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H4P2O7 का नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। और H3PO3 का नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और इसी तरह से अगला है H3PO2, इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और इसमें देखिए एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इसका बेसिसिटी कितना होगा 1। और ये कभी नहीं पूछा जाता है, इसका नाम होता है साइक्लोट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसमें अगर फॉर्मूला की बात किया जाए तो spo3 का होल 3, क्योंकि देखिए अगर 1 को 3 से गुना होगा तो हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा, 1 2 3 हाइड्रोजन H प्लस देगा, इसका मतलब इसका बेसिसिटी कितना होगा, इसका बेसिसिटी हो जाएगा 3। और फास्फोरस की संख्या 1 है, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, तो 1 फास्फोरस, 2 फास्फोरस, 3 फास्फोरस। ऑक्सीजन की संख्या है 3 3 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, 3 फास्फोरस हो गए, तो 3 ऑक्सीजन है, 3 जगह है, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, तो 2 2 4 2 6 7 8 9 ऑक्सीजन हो गए। इस तरह से ये जानकारी है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के अगर बारे में बात किया जाए तो ये जो आपका पेज है ना, जिसमें ऑक्सो एसिड्स और फास्फोरस है, ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है। बाद बाकी बस मैंने जानकारी के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने दिया है। तो इन सारे को आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, काफी होता है। बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं बताया है। एक आप हैवर्ट्स प्रोसेस पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था और ओस्टवाल प्रोसेस, इस दोनों को आप बढ़िया से ढंग से कमांड कर लीजिए। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उस स्ट्रक्चर को कमांड कर लीजिए। और आगे आ रहा है आपका 16वां 17वां 18वां ग्रुप, उसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा बोर्ड के लिए, उससे आप कमांड कर लेंगे। बोर्ड के हो A to Z क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ये आपका पहला पेज है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, चौथा पेज है, पांचवा पेज है, छठा पेज है, सातवां पेज है, आठवां पेज है, 9 पेज है, 10, 11, 12, बस इतने टोटल पेजेस हैं। इसको एक बार रिवीजन कर लेंगे, जहां पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताया जा रहा है उसे आप कमांड करेंगे। इतने से ही आपके बोर्ड के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।